अर्जुन अपनी पत्नी मंजू और अपने 15 वर्षीय पुत्र सूरज के साथ खेती किया करता था। अर्जुन एक किसान था, मगर कुछ वर्षों से अर्जुन की किस्मत खराब चल रही थी। एक दिन अर्जुन अपने पुत्र के साथ सब्जी खरीद रहा था कि तभी गांव का सरपंच कल्लू अपने साथी हरिया के साथ वहां पर आ गया। अरे और सुनाओ अर्जुन, क्या हो रहा है आजकल? आप तो जानते ही हैं सरपंच जी, मैं एक किसान हूँ और एक किसान खेती के अलावा और क्या कर सकता है। अरे भाई, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ तो पिछले कुछ वर्षों से तुम खेती भी नहीं कर पा रहे हो। तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि अपने घर पर पूजा पाठ करवाओ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात ही नहीं मानते। मैं सब करके देख चुका हूँ सरपंच जी, गरीबों को भोजन, पूजा पाठ, भजन, कीर्तन, हवन, मगर समझ नहीं आता कि हर बार मेरी फसल बर्बाद क्यों हो जाती है। अरे कभी कभी ऐसा होता है अर्जुन कि हम जिस धरती पर अनाज उगाते हैं या किसी भी फल का बीज बोते हैं, वो धरती बीज बोने वाले व्यक्ति को स्वीकार नहीं करती। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, सीधी बात है, जब वो जमीन अपने मालिक को स्वीकार ही नहीं करती तो मालिक को उस जमीन को किसी को बेच देना चाहिए या दान कर देना चाहिए और जंगल में जाकर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। अरे तुम अभी भी नहीं समझे अर्जुन भाई। सरपंच जी कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें हर साल नुकसान पर नुकसान हो रहा है। तुम अपनी जमीन सरपंच जी को बेच दो, वो तुम्हें इसकी अच्छी कीमत देंगे और वैसे भी तुम और तुम्हारी पत्नी तो पढ़े लिखे हो, शहर में जाकर आराम से कोई नौकरी कर सकते हो। तुम्हारे ऊपर ये खेती बाड़ी शोभा नहीं देती भैया। नहीं हरिया भाई, मैं एक किसान का पुत्र हूँ और ये बात मैं कभी नहीं भूलता। मेरे शरीर के रक्त में खेती बाड़ी बसी हुई है। मैं अपनी जमीन बेचकर किसी दूसरे की नौकरी नहीं कर सकता। और मत भूलिए, नौकर चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, मगर उसका सर मालिक के जूते से सदैव नीचे ही रहता है। इतना कहकर अर्जुन अपने पुत्र सूरज के साथ वहां से चला गया। अर्जुन के जाते ही हरिया चापलूसी भरे अंदाज में सरपंच से बोला, अरे मैंने बड़े बड़े हिम्मत वाले देखे हैं सरपंच जी, लेकिन अर्जुन जैसा हिम्मत वाला आज तक नहीं देखा। पिछले 5 साल से इसकी फसल बर्बाद हो रही है और इसके ऊपर बैंक का कर्ज और गांव के ना जाने कितने लोगों का कर्ज चढ़ा हुआ है, मगर अजीब व्यक्ति है, पता नहीं किस मिट्टी का बना है, हार मानने का नाम ही नहीं लेता। चिकनी मिट्टी है हरिया, और मत भूलो मिट्टी मिट्टी होती है, ये भी एक दिन पिघलेगा। जिस दिन कर्जदार इसे चारों तरफ से घेरेंगे ना, उस दिन देखता हूँ कि ये कितना हिम्मत वाला है। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती सरपंच जी, आप इसकी जमीन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप इतने धनवान हैं, किसी की भी जमीन तो खरीद सकते हैं आप। इसकी जमीन में ऐसा क्या है जो आप इस बेचारे के पीछे पड़े हुए हैं? उस जमीन पर मैं गैर कानूनी चीजें उगाऊंगा। अरे ये कैसी बात कर दी आपने सरपंच जी? क्या आपके पास सरकार का दिया हुआ कोई लाइसेंस वगैरह है? मूर्ख व्यक्ति, गांव से 20 किलोमीटर दूर इसकी जमीन है, जहाँ से जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं, किसी को किसी भी प्रकार का कोई शक भी नहीं होगा। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अब क्या करोगे? उसने तो मना कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर अपनी जमीन को नहीं बेचेगा। अब मुझे बस बैंक को और बाकी कर्जदारों को ये विश्वास दिलाना है कि अर्जुन उनके पैसे नहीं चुका सकता। उसके बाद देखता हूँ ये क्या करता है। सरपंच ने उस दिन के बाद गांव के लोगों को और बैंक के मैनेजर को अर्जुन के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में वो सब सरपंच की बात पर विश्वास करने लगे कि अर्जुन का दिवालिया निकल गया है और वो उनके पैसे नहीं चुका सकता। कर्जदारों ने अर्जुन का जीना हराम कर दिया। अब हम क्या करेंगे जी? पहले तो ये कर्जदार हमें परेशान नहीं किया करते थे, मगर अब तो इन सब ने घर को घेर लिया है। आपको पता है, कल बैंक का मैनेजर भी कुछ पुलिस वालों को लेकर यहाँ पर आया था। आपको बहुत बुरा भला बोल रहा था। शायद मेरा ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। आखिर आप अपनी 2 बीघा जमीन बेचकर इन सबके कर्ज को चुका क्यों नहीं देते? हम शहर में जाकर नौकरी कर लेंगे। आप भी पढ़े लिखे हैं और मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। हम दोनों आराम से नौकरी करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नहीं मंजू, मैं किसी भी कीमत पर अपनी जमीन को नहीं बेचूंगा। मैं जानता हूँ ये सब गांव के सरपंच का किया धरा है। तुम्हें नहीं पता मंजू, सरपंच ने अपने चेहरे पर ईमानदारी और सच्चाई का मुखौटा लगा रखा है, मगर अंदर से वो बहुत बुरा इंसान है। आप कहना क्या चाहते हैं?
गांव के लोग तो सरपंच की तारीफ करते नहीं थकते। क्योंकि वो सरपंच की सच्चाई को नहीं जानते। सरपंच मेरे पूर्वजों की जमीन पर हमेशा से नशीली चीजें उगाना चाहता है। वो मेरी जमीन से नशे का कारोबार करना चाहता है, और वो मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा मंजू। इतना बोलकर अर्जुन अपने पुत्र सूरज के साथ खेतों की ओर चल दिया। खेतों में जाकर अर्जुन अपनी खेती को गौर से देखने लगा। पिताजी, हम हर साल इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं, लेकिन हमारी फसल बाकी और लोगों की तरह क्यों नहीं होती? या तो हमारी फसल में आग लग जाती है या कीड़े लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? चिंता मत करो सूरज, इस साल ऐसा नहीं होगा। इस साल हम अपनी फसल पर कड़ी नजर रखेंगे। फसल कटने तक हम घर पर नहीं जाएंगे। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में किसी बूढ़े व्यक्ति की आवाज टकराई। अर्जुन ने जैसे ही मुड़कर देखा तो उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ था, जिसने अपने सिर पर एक गोल हैट लगा रखा था। उस व्यक्ति ने बहुत कीमती कोट पहना हुआ था। कौन है आप? क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे, मेरा नाम शांता है। तुम्हारे पिताजी मुझे शांता प्रसाद कहकर बुलाया करते थे। क्या आप मेरे पिताजी को जानते हैं? सिर्फ जानता ही नहीं हूँ, बल्कि मैं और तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे मित्र भी थे। लेकिन मैंने तो आपको गांव में कभी नहीं देखा। हाँ, क्योंकि मैं भीड़ भाड़ वाली आबादी में रहना कम पसंद करता हूँ। वो सामने देख रहे हो, मैं उसी कॉटेज में रहता हूँ। शांताराम के कहने पर अर्जुन सामने देखने लगा। अर्जुन ने देखा कि उसके खेतों से कुछ दूर एक बहुत सुंदर कॉटेज बना हुआ था। दरअसल तुम अपने काम में इतने ज्यादा व्यस्त रहते हो कि तुम्हें शायद कभी मौका ही नहीं मिला होगा। वैसे इस साल किसके बीज बो रहे हो? इस साल मैं सरसों उगाना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं उगा भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर कर्जा इतना ज्यादा हो गया है कि अब शायद मुझे कोई 1 रुपया भी उधार नहीं देगा, जिससे मैं शहर जाकर बीज खरीद सकूं। मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ अर्जुन। देखो, सरसों अनाज की खेती तो हमारे देश में बहुत लोग करते हैं। तुम अपने खेत में वो उगाओ जिसे तुम बाजार में ब्रांड बनाकर बेच सको। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मैं चाहता हूँ तुम अपनी जमीन पर इस वर्ष मकई की खेती करो और उस मकई को तुम पॉपकॉर्न में परिवर्तित करके अपने नाम का ब्रांड बनाकर बेचो। यकीन मानो, कुछ ही वर्षों में तुम इतने अमीर हो जाओगे, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं। इतना कहकर शांता प्रसाद ने कुछ मकई के बीज अर्जुन को पकड़ा दिए। ये क्या है? ये बहुत खास किस्म की मकई के बीज है अर्जुन। जब जब तुम इन बीजों को बोओगे तो हफ्ते भर के अंदर तुम्हारे खेत लहला उठेंगे। इतना कहकर शांता प्रसाद वहाँ से चला गया। क्या हम वाकई इस साल अपने खेतों में मकई के बीज बोएंगे? हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है सूरज। और वैसे मुझे शांता प्रसाद की बात बहुत पसंद आई। सच तो यह है कि उन्होंने मुझे एक व्यापार का नया रास्ता दिखाया है। अर्जुन ने शांता प्रसाद के दिए हुए मकई के बीजों को अपने खेतों में बो दिए। एक हफ्ते बाद अर्जुन ने देखा कि उसके खेतों में मकई बहुत तेजी से उग रही थी। ये तो कमाल हो गया सूरज, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे पूरा विश्वास है कि शांता प्रसाद छोटे मोटे वैज्ञानिक होंगे। मतलब मैं समझा नहीं पिताजी। अरे, मकई भी इतनी तेजी से नहीं उगता। मैंने शांता प्रसाद को वैज्ञानिक इसलिए बोला क्योंकि ज्यादातर वैज्ञानिक भीड़ भाड़ भरे इलाकों में कम रहना पसंद करते हैं। 15 दिन के अंदर मकई की फसल पककर तैयार हो गई। अर्जुन ने अपनी पत्नी के साथ वो सारी फसल काट ली। उसका शहर में एक दोस्त था जिसकी दुकान एक मॉल के पास सालों से खाली पड़ी हुई थी। अर्जुन ने वो दुकान अपने दोस्त से कुछ समय के लिए उधार मांग ली। अर्जुन उस मकई से पॉपकॉर्न तैयार करता और शहर में अर्जुन की पत्नी मंजू और उसका बेटा सूरज पॉपकॉर्न बेचने लगे। कुछ ही समय में अर्जुन के पॉपकॉर्न सूरज नाम के ब्रांड से प्रसिद्ध होने लगे। अर्जुन की इस कामयाबी को देखकर सरपंच चिंतित था। सरपंच अपने साथी हरिया से बोला, अरे, मेरी समझ नहीं आता कि अर्जुन रातों रात अमीर कैसे हो सकता है। अपने अपने सारे कर्जे चुका दिए, यहाँ तक कि बैंक का लोन भी चुका दिया। तुम्हें नहीं लगता हरिया कि ये सब कुछ बहुत अजीब है?
लगता तो मुझे भी है सरपंच जी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। आप हर साल अर्जुन की फसल में आग लगवा देते थे या फिर कोई ऐसा केमिकल फेंकवा देते थे जिससे उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी, और इस बार भी आपने ऐसा ही किया, मगर आपको कोई कामयाबी नहीं मिली। अरे यही बात सोच सोच कर तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है हरिया, क्योंकि मैंने उसकी मकई की फसल में आग लगाने का बहुत प्रयास किया, मगर उसकी फसल ने आग नहीं पकड़ी। मैंने हर तरह के फसल नाशक युक्त केमिकल का भी प्रयोग किया, मगर उसकी मकई की खेती में किसी भी केमिकल का कोई असर ही नहीं पड़ा। मुझे तो बात कुछ और लगती है हरिया, और वैसे भी मकई की फसल 15 दिन के अंदर पककर तैयार नहीं होती। ये जरूर कोई जादू टोना कर रहा है। आज रात क्यों ना हम उसकी फसल पर नजर रखें, हमें कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। सरपंच हरिया के साथ अर्जुन के खेतों की ओर चला गया और वो दोनों रात के समय अर्जुन के मकई की खेती पर नजर रखने लगे। मगर आधी रात के बाद उन दोनों ने जो देखा, उसे देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने देखा कि अर्जुन के खेत के सामने एक मैदान पर रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी और वहां पर एक सुंदर कॉटेज स्थापित हो गया। उस सुंदर कॉटेज से एक व्यक्ति निकलकर बाहर आ गया। उसके हाथों में एक छड़ी थी। उस व्यक्ति ने जैसे ही उस छड़ी को फसल से स्पर्श करवाया, फसल बहुत तेजी के साथ पककर तैयार हो गई। हरिया, जो मैं देख रहा हूँ क्या तुम भी वही देख रहे हो? सही कह रहे हो सरपंच जी, ये तो कोई चमत्कारिक व्यक्ति लगता है इसने ही अर्जुन की सहायता की है। अब हमें क्या करना चाहिए हरिया? मुझे लगता है कि आप अर्जुन की जमीन हड़पने का सपना भूल जाइए और चुपचाप दबे पांव यहाँ से निकल चलिए। हमारी भलाई यहाँ से भागने में ही है। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि ये चमत्कारिक व्यक्ति आखिर है कौन और अर्जुन की मदद क्यों कर रहा है। इतना बोलकर सरपंच अचानक उस व्यक्ति के सामने आ गया। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शांता प्रसाद था। कौन हो तुम और तुम अर्जुन की मदद क्यों कर रहे हो? सवाल ये नहीं है कि मैं अर्जुन की मदद क्यों कर रहा हूँ, सवाल ये है कि तुम अर्जुन को बर्बाद किस वजह से कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे लेकिन आप हैं कौन? मैं एक चमत्कारिक व्यक्ति हूँ, दूसरे ग्रह का वासी। अर्जुन के खेतों के पास एक दूसरी दुनिया का द्वार खुलता है और मैं यहाँ पर अक्सर इंसानी रूप में टहलने के लिए आता रहता हूँ। मैं कई सालों से देख रहा था कि तुम उस बेचारे की खेती किस तरह से बर्बाद कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हारा समय खत्म। इतना कहकर शांता प्रसाद ने अपनी छड़ी उन दोनों के शरीर से स्पर्श कर दी। स्पर्श करते ही हरिया और सरपंच एक बिजोके में परिवर्तित हो गए। शांता प्रसाद मुस्कुराते हुए बोले, अब तुम दोनों सदैव अर्जुन के खेत की रखवाली करोगे। इतना कहकर शांता प्रसाद वहां से गायब हो गए। और अर्जुन उसके बाद शांता प्रसाद से कभी नहीं मिला। वो कभी नहीं जान पाया कि शांता प्रसाद आखिर कौन था। लेकिन अर्जुन की मकई की फसल आज भी उतनी ही तेजी से पककर तैयार हो जाती है। अर्जुन के सूरज नाम के पॉपकॉर्न का ब्रांड देश भर में प्रसिद्ध है और अर्जुन आज भी मकई की खेती करता है। एक गांव में अर्जुन और नवीन नाम के दो भाई रहा करते थे। अर्जुन की आर्थिक स्थिति अपने भाई नवीन के मुकाबले बहुत कमजोर थी। एक दिन गांव के मुखिया के साथ नवीन अपने भाई की दुकान पर आया। अरे कैसे हो मेरे भाई अर्जुन? बस ईश्वर की कृपा है भाई। अरे तुम मुझसे केवल 6 महीने छोटे हो अर्जुन। हम दोनों ने बर्तन की दुकान भी एक साथ ही शुरू की थी, मगर देखो ना आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। अरे सब ईश्वर की माया है भैया। ये सच है कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। कभी कभी मुझे मेरी पत्नी और बच्चों को पेट भर भोजन भी नहीं मिल पाता, लेकिन यकीन मानिए भैया, इसके बावजूद भी हमारा परिवार खुश है। हमें ईश्वर से कोई शिकायत नहीं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं अर्जुन। मुझसे तुम्हारी ये निर्धनता देखी नहीं जाती। जब अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हुए देखता हूं और तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे साथ दुकान पर काम पर लगा हुआ देखता हूं तो मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। आखिर मैं तुम्हारे पिता समान हूं।
आपने सही कहा भैया, बड़ा भाई पिता समान ही तो होता है। आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही काफी है। अरे तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं, तुम अपने उस टूटे फूटे मकान को छोड़कर मेरे घर पर रहने के लिए क्यों नहीं आ जाते? ना तो तुम्हारे उस टूटे फूटे घर में पंखा है, ना कूलर है, यहाँ तक के ओढ़ने के लिए ढंग का एक कंबल तक नहीं है। नहीं भैया, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। मैंने आपसे कहा ना, मेरा परिवार खुश है और हमें ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है। अरे देखो अर्जुन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम्हारे भले की ही बात करूंगा ना। तुम्हारा वो टूटा फूटा घर जिस जमीन पर है, वो जमीन एक हाईवे के किनारे पर स्थित है। आजकल हाईवे के किनारे की जमीन के दाम अच्छे खासे मिल रहे हैं। मेरी जान पहचान भी है, तुम कहो तो मैं खरीदार से बात कर लेता हूँ। तुम्हें अपने उस मकान की अच्छी कीमत भी मिल जाएगी और तुम उसके बाद एक नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हो और दूसरा मकान भी खरीद सकते हो। नवीन की बात सुनकर अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। तभी नवीन के बगल में खड़ा हुआ गांव का मुखिया मुस्कुराते हुए बोला, अरे नवीन बिल्कुल सही बोल रहा है अर्जुन। आज के दौर में कौन सा ऐसा बड़ा भाई होगा जो अपने छोटे भाई के लिए इतना सोचता है। नवीन दिल का बहुत स्वच्छ है और तुम्हारी बहुत चिंता करता है। देखो, मैं जानता हूँ कि ये फैसला तुम्हारे लिए कठिन है। तुम कुछ दिन और सोच लो और अच्छी तरह समझ लो। मुखिया जी सही बोल रहे हैं अर्जुन, और जब तक तुम मेरे घर में आराम से रह सकते हो। वैसे भी हम दोनों भाई हैं, विवाह से पहले हम दोनों साथ में एक घर में ही तो रहते थे। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए भैया। कोई बात नहीं, ठीक है, पर ज्यादा समय मत लेना, नहीं तो जमीन का खरीदार दूसरी जमीन खरीद लेगा। इतना कहकर नवीन मुखिया के साथ वहां से चला गया। दरअसल नवीन एक लालची व्यक्ति था। उसकी नजर अर्जुन की जमीन पर बहुत पहले से थी और अर्जुन एक बहुत सीधा साधा व्यक्ति था जो अपने भाई का बहुत सम्मान करता था। नवीन ने बंटवारे के दौरान भी संपत्ति में काफी घपला भी किया था। उसकी बेईमानी को सिर्फ अर्जुन और नवीन के पिताजी जानते थे, मगर अर्जुन को बताने से पहले ही वो इस दुनिया से चले गए। अब नवीन की नजर अर्जुन के उस मकान पर थी जो कि हाईवे के बगल में एक झोपड़ी के रूप में बना हुआ था। रास्ते में मुखिया नवीन से बोला, तुम्हें क्या लगता है नवीन, क्या अर्जुन तुम्हारी बात को मानेगा? मैं अपने छोटे भाई को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मुखिया जी। वो एक नंबर का मूर्ख व्यक्ति है। अपनी मूर्खता की वजह से ही वो आज तक कभी धन नहीं कमा पाया। उस बेवकूफ को तो ये भी नहीं पता कि उसके हिस्से की संपत्ति मैंने कितनी चालाकी से हड़प ली। इस बारे में सिर्फ तुम्हारे पिताजी ही जानते थे। बिल्कुल सही कहा मुखिया जी। पिताजी नवीन को इसी बारे में बताने ही जा रहे थे कि रास्ते में ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वो अचानक चल बसे। तो क्या अर्जुन की जमीन हड़पने के बाद तुम उसकी दुकान भी हड़पोगे? कम से कम दुकान तो उस बेचारे के पास रहने दो। अगर दुकान भी तुम उससे छीन लोगे तो अर्जुन और उसका परिवार तो सड़कों पर भीख मांगने लगेगा। मैं एक व्यापारी हूँ मुखिया जी, हमेशा फायदे का ही सौदा देखता हूँ। फिलहाल तो मेरा फायदा उसकी जमीन बेचने पर है। वैसे उसकी जमीन के तो लाखों रुपए मिल रहे हैं, उसमें से अर्जुन को कितना दोगे? पागल हो गए हैं क्या मुखिया जी? फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अरे कुछ दिन अपने घर में रखकर धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। मुझे पता है कि अर्जुन कुछ भी नहीं कर सकता। इधर नवीन अपने घर पर अपनी पत्नी राधा से इस बारे में परामर्श करने लगा। अगर ये घर बेच देंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? अरे तुम चिंता क्यों करती हो राधा? भैया ने कहा है कि जब तक वो हमें अपने घर पर रख लेंगे। सोचो राधा, हम उस पैसे से नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरी दुकान पर बर्तन खरीदने वाले मेरे हाथ के बने हुए बर्तन खरीदते ही नहीं। हमारी बेटी चमकी 12 वर्ष की हो चुकी है। कल को हमें चमकी का विवाह भी करना होगा, तब क्या होगा? कभी सोचा इस बारे में? अर्जुन की बात सुनकर राधा चुप हो गई। अगले दिन अर्जुन नवीन के घर पर पहुंचकर बोला, मुझे आपका फैसला मंजूर है भैया। मैं अपना घर बेचने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अर्जुन। तुम एक काम करो, तुम आज ही अपने परिवार को यहाँ लेकर आ जाओ।
मैं आज शाम को ही उस बिल्डर से बात कर लेता हूँ। कल तक पैसे तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। अर्जुन अपने परिवार को नवीन के घर पर ले आया। उसके परिवार को देखकर नवीन की पत्नी कामिनी क्रोधित होकर नवीन से बोली, आप भी ना किन किन भिखारियों को यहाँ पर उठाकर ले आए हैं? इनके कपड़े तो देखो कितने मैले हैं। लग रहा है मानो सालों से इन सबको कपड़े ही नसीब नहीं हुए। अरे धीरे बोलो कामिनी, अगर कहीं गलती से भी अर्जुन के कानों में तुम्हारी आवाज पहुंच गई तो मेरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। लेकिन आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मैं उन तीनों को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अरे धीरज रखो, 2-3 दिन बाद मैं इन सबको धक्के देकर स्वयं घर से बाहर निकाल दूंगा। नवीन ने बड़ी चालाकी से एक सादे स्टैम्प पेपर पर अर्जुन का अंगूठा लगवा लिया। अर्जुन अपने भाई पर बहुत भरोसा करता था। शाम को अर्जुन ने वो जमीन लाखों रुपए में उस बिल्डर को बेच दी। 2 दिन बाद जब अर्जुन नवीन से बोला, भैया हमें यहाँ पर रहते हुए 2 दिन हो गए हैं और सच तो यह है कि मैं और मेरी पत्नी यहाँ पर असहज महसूस कर रहे हैं। आप मुझे पैसे दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाते हैं। अर्जुन की बात सुनकर नवीन क्रोधित होते हुए बोला, कौन से पैसे, कैसे पैसे? भैया वो मेरा मकान जो आपने बेचा था उसके पैसे। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया अर्जुन, बात असल में यह है कि वो बिल्डर धोखेबाज निकला। उसने हाईवे के बगल की तमाम जमीनों को धोखे से अपने नाम कर लिया और उन सारी जमीनों को मुंबई के किसी बड़े सेठ को बेच दी और वो देश छोड़कर फरार हो गया। नवीन की बात सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भैया मैं कहाँ जाऊंगा? अरे अब मुझे क्या पता तुम कहाँ जाओगे और क्या करोगे। अब तुम्हारी किस्मत ही इतनी फूटी है तो उसमें मेरा क्या दोष। और सुनो, आज शाम को ही तुम अपनी पत्नी और बेटी को यहाँ से लेकर चले जाना। हाँ, मेरी पत्नी तुम सबके साथ स्वयं असहज महसूस कर रही है। लेकिन भैया मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास तो और कोई घर भी नहीं है। वो सब मुझे नहीं पता। देखो, वो सब मुझे नहीं पता। तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए मैं तुमसे सिर्फ जुबान से कह सकता हूँ। अगर शाम तक तुम नहीं गए तो मेरी पत्नी बहुत गुस्से वाली है। कहीं वो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अपमानित करके घर से धक्के देकर बाहर ना निकाल दे। देखो, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। अर्जुन रोता हुआ अपनी पत्नी और बेटी को वहाँ से ले जाकर अपनी दुकान पर बैठ गया। अर्जुन रात भर रोता रहा। तुम्हारे भाई ने हमारे साथ धोखा किया है। मैंने भैया पर कितना विश्वास किया। चिंता मत कीजिए, जरूर इसमें हमारे लिए ईश्वर की तरफ से कोई न कोई भलाई होगी। आप एक काम क्यों नहीं करते? आपकी बिक्री यहाँ नहीं होती। आपके बनाए हुए बर्तन बहुत ही अच्छे होते हैं। आप उन बर्तनों को शहर में जाकर क्यों नहीं बेचते? हिम्मत हारने से क्या होगा? अगले दिन अर्जुन अपनी पत्नी के कहे अनुसार अपने बनाए हुए बर्तन दूसरे गांव में जाकर बेचने लगा। अर्जुन ये देखकर हैरत में पड़ गया कि उसके बर्तन एक ही दिन में सब बिक गए। राधा, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। मेरे हाथ के बने हुए बर्तन हमारे गांव में नहीं बिकते थे, मगर दूसरे गांव में तो सारे बर्तन बिक गए। अब मैं खूब मेहनत करूंगी। अर्जुन नए बर्तन बनाने में जी जान से जुट गया। एक दिन अर्जुन अपने बर्तन बेचकर अपने गांव वापस लौट रहा था। गर्मी ज्यादा थी। गर्मी की वजह से अर्जुन एक पेड़ के नीचे बैठ गया कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति बड़ी सी पोटली लिए हुए अर्जुन के पास आकर बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ कुछ देर के लिए? क्यों नहीं बाबा, ये जंगल तो सबका है और इस पेड़ पर मेरा नाम थोड़ी लिखा हुआ है। मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। बूढ़े की बात सुनकर अर्जुन ने अपनी बोतल उस बूढ़े को दे दी। बूढ़ा एक ही सांस में सारा का सारा पानी पी गया। तुम तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो। वैसे काम क्या करते हो? वो बर्तन बनाकर गांव में बेचता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी पोटली खोल दी। अर्जुन ने देखा उस पोटली में ढेर सारे बर्तन और एक बड़ी सी कढ़ाई रखी हुई थी। तुमने मुझे पानी पिलाया, तुम इस कढ़ाई को ले जाओ
मैं तुम्हें ये कढ़ाई भेंट स्वरूप देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मामूली कढ़ाई नहीं है। अब क्षमा करना बाबा, मैं आपकी भेंट स्वीकार नहीं कर सकता। मैं एक मेहनती व्यक्ति हूँ और मैं अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूँ। जीवन में कभी भी तुम्हें आवश्यकता पड़े तो यहाँ पर चले आना, और वैसे भी तुम्हें बहुत जल्दी आवश्यकता पड़ने वाली है। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया। अरे मुझे तो लगता था मैंने अपने छोटे भाई को बर्बाद कर दिया है, लेकिन ये तो फिर तरक्की कर गया। अरे आखिर तुम्हें अपने छोटे भाई से दिक्कत क्या है? अरे क्योंकि पिताजी बचपन से ही उसे मुझसे ज्यादा प्यार करते थे। मैंने बचपन में ही तय कर दिया था कि मैं अपने छोटे भाई को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकते। उसके पास जमीन थी, तुमने छीन ली। अब वो तुम पर विश्वास कभी नहीं करेगा। कोई बात नहीं, मैंने एक सादे स्टैम्प पेपर पर उसके अंगूठे के निशान ले लिए थे। कल मैं उसकी दुकान पर और उसके सारे बर्तनों पर भी कब्जा कर लूंगा। फिर देखता हूँ वो क्या करता है। अगले दिन नवीन ने जाकर अर्जुन को धक्के देकर उसकी दुकान से बाहर निकाल दिया और उसके सारे बर्तन भी छीन लिए। अर्जुन रोता हुआ अपने परिवार को लेकर पूरी तरह से सड़क पर आ गया। वो अपने परिवार को लेकर रोता हुआ उसी जंगल की ओर आ गया, जिस जंगल में एक दिन पहले उसको बूढ़ा व्यक्ति मिला था। अर्जुन उसी पेड़ के पास बैठकर रोने लगा। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति अर्जुन के पास आकर बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें बहुत जल्दी आवश्यकता पड़ने वाली है। अर्जुन रोते हुए सारी घटना उस बूढ़े को बताने लगा। मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हें जो बर्तन देने वाला था, अगर चाहता तो कल ही जबरदस्ती दे सकता था, पर तुम्हारा बड़ा भाई इसे भी छीन लेता। इतना कहकर उसने वही कढ़ाई अर्जुन के सामने निकालकर रख दी। इस कढ़ाई को देख रहे हो? इस कढ़ाई को तुम जमीन में गाड़ देना। इसमें से बर्तनों का एक बहुत बड़ा पेड़ उग जाएगा। लेकिन बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल ये धरती रहस्य से भरी हुई है बेटा। जिस तरह से तुम ये जंगल देख रहे हो, उसी तरह से इस धरती पर बर्तनों के पेड़ के जंगल भी मौजूद हैं। मैं उसी जंगल का रहने वाला हूँ। उस दिन मैं थका हारा अपने जंगल में जा रहा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, इसलिए तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है। इतना कहकर वो बूढ़ा वहाँ से चला गया। अर्जुन ने उस बूढ़े के कहे अनुसार उस बर्तन को जमीन में गाड़ दिया। अगले दिन जब अर्जुन सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके सामने एक लंबा बर्तनों का वृक्ष लगा हुआ था और उस कढ़ाई का आकार बहुत बड़ा हो गया था। अर्जुन के सामने उस कढ़ाई के अंदर एक सुंदर 3 मंजिल का मकान बना हुआ था। उस मकान में हर चीज स्थित थी और वहाँ गार्डन भी था। उस गार्डन में तरह तरह के बर्तनों के पेड़ लगे हुए थे। देखा राधा, लगता है वो बूढ़ा व्यक्ति मायावी था। ईश्वर ने हम पर कृपा की है, उसने हमें रहने के लिए घर भी दे दिया। अर्जुन अपने परिवार के साथ उस कढ़ाई में बने हुए घर में रहने लगा। अर्जुन रोज बर्तन तोड़कर बाजार में बेचने जाता। देखते ही देखते अर्जुन अमीर हो गया। यही बात जब उसके भाई नवीन को पता चली तो वो जल भुन गया। बस बहुत हो गया। अब मैं अपने छोटे भाई को जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम इतना नीचे गिर जाओगे ये मैंने नहीं सोचा था। इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत भी नहीं है मुखिया। मैं आज ही जाकर अपने भाई को मार दूंगा। नवीन क्रोधित होकर उस जंगल की ओर चला आया। जंगल में उस कढ़ाई में बने हुए मकान और बर्तनों के पेड़ को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नवीन गुस्से से उस घर में घुस गया कि तभी एक बड़ा सा बर्तन उसके सर पर गिर गया और नवीन की मौत हो गई। नवीन का मृत शरीर देखकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही होता। तुम अब भी बुरे मन से ही मेरे पास आए थे और ईश्वर ने तुम्हें इसकी सजा दे दी। अर्जुन आज भी उस जादुई कढ़ाई के मकान में ही रहता है।